हेलो बच्चों। आज से हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो है टॉर्क। बच्चों एक चीज़ अपनी नॉलेज में रखिए कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नॉलेज में रखिएगा कि टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। लेकिन बच्चों हमें टॉर्क को मीज़र क्यों करना पड़ता है? टॉर्क मीज़र करने पे हमें क्या पता चलता है? तो टॉर्क मीज़र करने पे हमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का पता चलता है, अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट का पता चलता है। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, अब वो फिक्स हो रही है, उसका कोई पॉइंट फिक्स हो रखा है और उस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो वो बॉडी जो रोटेट कर रही है, मान लीजिए किसी फोर्स के लगाने पे रोटेट कर रही है, तो जो उसका अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट होगा, जो अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट होगा, उसी को टॉर्क बोला जाता है। तो टॉर्क मीजर करने का मतलब क्या होता है बच्चों? टॉर्क मीजर करने से हमें क्या पता चलता है? उस बॉडी का अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट पता चलता है कि उसके पास जो टर्निंग इफेक्ट है वो किस अमाउंट में है। अगर टॉर्क ज्यादा होगा तो उस पर अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, टॉर्क कम होगा तो उसमें अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट कम होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अगर किसी बॉडी के पास टॉर्क है तो इसका मतलब उस बॉडी के पास टर्निंग इफेक्ट है, मतलब वो रोटेट कर रहा है। तो देखो सबसे पहली बात बच्चों, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे ये पेन है, मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए ये एक पेन है। अब देखो मैंने क्या किया, इस पेन पे कुछ फोर्स लगाया, ऐसे करके कुछ फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने पे ये पेन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। लेकिन इस पेन ने जो मोशन किया है ना, ये ना तो कंप्लीटली ट्रांसलेशनल मोशन था और ना ही कंप्लीटली ये रोटेशनल मोशन था। समझ रहे हो ना? ना तो ये कंप्लीटली ट्रांसलेशनल मोशन था, ना ही ये कंप्लीटली रोटेशनल मोशन था। लेकिन अगर मुझे इस पेन को एक प्योर प्योर रोटेशनल मोशन अगर कराना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पेन को सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा, किसी पॉइंट के अबाउट इसे फिक्स करना पड़ेगा। मतलब इसके किसी एक पॉइंट को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां से इस पॉइंट को प्रेस कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया। अब देखो जैसे मैंने इसे अब फिक्स कर दिया, अब अगर मैं इस पर कुछ फोर्स लगाता हूं तो देखो ये क्या करेगा? अब ये प्योर क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? देखो जैसे मैंने यहां से इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसका फिक्स कर दिया, बाकी पॉइंट इसके फ्री हो रखे हैं, मोशन करने के लिए फ्री हो रखे हैं। अब मैं अगर यहां पे फोर्स लगाता हूं तो फोर्स लगाने से अब ये क्या कर रहा है? ये जो है इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो बच्चों अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको उस बॉडी को क्या करना पड़ता है? पाइवोट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? पाइवोट करना पड़ता है, मतलब किसी पॉइंट पे उसे फिक्स करना पड़ता है। अब देखो मैं जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है। अब ये एक रॉड है। अब देखो बच्चों, इस रॉड को अगर आपको रोटेट कराना है, जैसे मैं इस पेन को, ये जैसे ये मान लो ये पेन है, तो इस पेन पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये प्योर रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है, ये एक प्योर रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर दूं, यहां से फिक्स कर दूं, अब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो ये प्योर रोटेशनल मोशन करेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए ये रॉड है, इस रॉड को मैंने क्या कर दिया? यहां से पाइवोट कर दिया। पाइवोट मतलब फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यहां पे हमने कोई कील ठोक दी है, मतलब यहां पे हमने कील ठोक दी है ताकि इसका ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाए। लेकिन बाकी जो अदर पॉइंट है वो फ्री टू मूव है, बाकी दूसरे पॉइंट फिक्स नहीं हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट फिक्स हो रखा है, ये वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा। अब देखो अगर मैं यहां पे कुछ फोर्स लगाता हूं तो फोर्स लगाने से ये क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगेगा। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया ना? अब देखो बच्चों, जैसे मान लो ये जो आपका रॉड है, ये मान लो हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया, ऐसे मान लीजिए ये कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, ये एफ फोर्स मैंने लगाया, ये फोर्स वेक्टर है। अब देखो इस फोर्स के लगाने से क्या हुआ कि लेट सपोज ये जो है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। देन इस फोर्स के लगने पर बच्चों इसमें क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आएगा। टर्निंग इफेक्ट आएगा ना? अगर मान लो आप फोर्स ऐसा लगा रहे हो तो आपने क्या किया? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा? इस तरीके से इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा, मतलब रोटेशनल मोशन ही करेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है, इसी टर्निंग इफेक्ट को हमें मीजर करना है कि ये फोर्स लगाने पर इस पर कितना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आया। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब यह है कि हमें टॉर्क मीजर करना है, ठीक है, कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट आया है। दूसरा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बच्चों, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जनरली एक्सिस ऑफ रोटेशन को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये जो रॉड जो रोटेट कर रही है ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, लेकिन इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा बच्चों वो इस तरीके से होगा। देखो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा, मतलब एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि आपको आंखों से नहीं दिखाई देने वाला। लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की इंपॉर्टेंस होती है, बिना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आप ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन की स्टडी नहीं कर सकते आप। एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका एक ओरिजिन पॉइंट होता है। समझ रहे हो ना? जब आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता था। जब हम किसी का स्पीड या डिस्टेंस मीजर कर रहे होते थे
तो हमें एक ऑरिजिन पॉइंट लेना पड़ता था। तो यहां पे ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये भी एक प्रकार का ऑरिजिन पॉइंट ही है। इस ऑरिजिन पॉइंट के अबाउट ये डिस्क क्या कर रहा है, सॉरी डिस्क नहीं, ये जो रॉड है, ये रॉड क्या कर रहा है बच्चों, यहां पे ऐसे रोटेट कर रहा है, इस प्लेन ऑफ पेपर पे रोटेट कर रहा है, इस प्लेन ऑफ पेपर पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ये रॉड। लेकिन बच्चों वो जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिस प्लेन में ये रॉड रोटेट करेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इतनी नॉलेज रखिए, जो बात मैंने बोली है उसे कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जिस प्लेन में ये रॉड रोटेट करेगा, या कोई अदर बॉडी भी हो सकती है, जो बॉडी जिस भी प्लेन में रोटेट कर रही होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम क्या करते हैं, टॉर्क को मीजर करते हैं। अब देखो बच्चों, टॉर्क को मीजर करने के लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला ये है। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। अब देखो ये एफ का मतलब तो ये समझ गए होंगे, ये जो हमने अप्लाइड फोर्स है, एफ का मतलब अप्लाइड फोर्स है। ये आर क्या होता है, आर का मतलब इसे पोजीशन वेक्टर भी बोला जाता है, इसे मोमेंट आर्म भी बोला जाता है। और ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट होता है। ये टॉर्क का मतलब क्या है, टॉर्क का मतलब है अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट। ये जो टर्निंग इफेक्ट है इसका अमाउंट हमें मीजर करना है, दैट इज टॉर्क। अभी जो आर होता है बच्चों, आर क्या होता है, इसे मोमेंट आर्म बोला जाता है। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का मतलब ये होता है, जैसे आपने इस पॉइंट पे यहां पे फोर्स लगाया, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पाइवोटेड पॉइंट से जो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज आर, दैट इज आर। समझ में आया इतना, दैट इज आर होता है। ठीक है, इतनी नॉलेज में रखिए कि मान लीजिए आपने इस पाइवोट पॉइंट से इतनी दूरी पे क्या लगाया, इस फोर्स को लगाया, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है, इसे पोजीशन वेक्टर भी बोला जाता है, इसे मोमेंट आर्म भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है ये क्या है, आपका अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है, आपका अप्लाइड फोर्स है। अब देखो ये जो फोर्स है ये भी एक वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है जिसे हम मोमेंट आर्म बोल रहे हैं ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एक नया वेक्टर मिलता है। तो टॉर्क भी क्या है, आपका एक वेक्टर ही है। टॉर्क भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉर्क के पास भी डायरेक्शन होती है, जैसे इस फोर्स के पास डायरेक्शन है, इस ये जो रेडियस वेक्टर है, या जो ये पोजीशन वेक्टर है, या जो ये मोमेंट आर्म है, इसे मोमेंट आर्म भी बोला जाता है, इसे पोजीशन वेक्टर भी बोला जाता है। तो इसके पास ये भी क्या है, डायरेक्शन है। इसके पास भी क्या है, डायरेक्शन है। इस तरफ है, रेडियली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन है, बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब देखो बच्चों, हमें यहां पे क्या करना है, अगर मान लो मैं ये फोर्स लगाता हूं, तो फोर्स लगाने से इस रॉड में क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो उस टर्निंग इफेक्ट को मुझे मीजर करना है, तो कैसे उसे मीजर किया जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस फोर्स को लगाता हूं, तो ये जो रॉड है ना, ये रॉड इनिशियली जो इसमें जो ये जो रोटेट करना शुरू करेगा ना, वो इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। ध्यान दीजिए इस पे, इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। अब ये इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करना शुरू कर रहा है, देखो इनिशियली ये इसी डायरेक्शन में तो रोटेट करना शुरू करेगा, ऐसे तो रोटेट करेगा। फोर्स तो हमने इस डायरेक्शन में लगाई है, मैंने इधर फोर्स लगाई है, लेकिन ये इधर रोटेट करना शुरू करेगा। इस डायरेक्शन में थोड़ा ना रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी एक्ट कर रहा है। कोई भी जो फोर्स होता है उसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। तो एक कंपोनेंट हमने ये बना दिया और एक कंपोनेंट हमने ये बना दिया। ध्यान दीजिए इस बात पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या होता है, देखो हमारा ये फोर्स वेक्टर तो ये है, ये जो रेडियस वेक्टर है बच्चों, ये जो रेडियस वेक्टर है, इस रेडियस वेक्टर को हमें रेडियली आउटवर्ड ऐसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो रेडियस वेक्टर है जिसे हम मोमेंट आर्म बोल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है वो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होगी ना, वही इसकी वैल्यू है। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन जो है ऐसे बाहर की तरफ है। तो मैंने ये रेडियली आउटवर्ड इसे प्रोड्यूस कर दिया, इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। रेडियस वेक्टर की जो लेंथ है वो इतनी ही है। एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, ये जो फोर्स वेक्टर है और ये जो रेडियस वेक्टर है, इनमें एंगल अभी मुझे इनमें जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल की जो हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए यहां पे जो एंगल बन रहा है वो लेट सपोज ये थीटा एंगल बन रहा है, बस इसी थीटा एंगल की हमें जरूरत अभी पड़ेगी। तो ये जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर को हमें ऐसे रेडियली आउटवर्ड हमें प्रोड्यूस करना है। तो ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो फोर्स वेक्टर है, लेट सपोज यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। अब देखो हमें इस फोर्स वेक्टर के ये दो कंपोनेंट बनाने, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा। इतनी नॉलेज तो आपको होगी ना कंपोनेंट बनाने की। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट ये है आपका एफ साइन थीटा। ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, ये है आपका एफ साइन थीटा। ओके, अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो फोर्स है, इस फोर्स के ये दो कंपोनेंट हैं। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस वाली रॉड को इस डायरेक्शन में खींच रहा है। और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस रॉड को इस डायरेक्शन में धकेल रहा है। मतलब ये भी इधर धकेल रहा है, ये भी इधर धकेल रहा है।
लेकिन बच्चों इस वाले कंपोनेंट की वजह से क्या इस वाली रॉड पे क्या कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा? कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आप इस रॉड को इस डायरेक्शन में खींचोगे तो क्या इस पे कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आने वाला। इसका मतलब ये जो एफ कॉस थीटा, इसकी वजह से कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन बच्चों ये जो इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, इसकी वजह से इस रॉड में क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो बच्चों ये जो एफ साइन थीटा की वजह से क्या आ रहा है? टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। तो एक्चुअल में जो हमारा जो टॉर्क होता है ना बच्चों, जो हमारा टॉर्क होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है? ये जो आर है और ये जो एफ साइन थीटा है ना, आर मतलब आपने इस पाइवोटेड पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर ये वाला फोर्स लगाया, लेकिन इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है, इस वाले कंपोनेंट की वजह से इस पर टर्निंग इफेक्ट आया। ठीक है, इस पर टर्निंग इफेक्ट आया है। तो बच्चों ये जो टॉर्क होता है ना, ये जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क आपका एफ साइन थीटा पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन ये जो आर है इस आर पे भी डिपेंड करता है। तो आपका जो टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है वो आर एफ साइन थीटा हो जाता है। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपका जो ये टॉर्क है ये इस आर पे भी डिपेंड करता है। एफ साइन थीटा पे डिपेंड तो इसलिए कर रहा है क्योंकि इस एफ साइन थीटा की ही वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट आया। और टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ही होता है। ठीक है, लेकिन इस आर पे भी डिपेंड करता है। देखो आर का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, टॉर्क भी ज्यादा होगा। आर का वैल्यू अगर कम होगा तो टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो इसे मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए बच्चों ये एक रॉड है, ठीक है। अब देखो मान लो ये एक ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है और ये एक सी पॉइंट है। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो इस ए पॉइंट में मैंने क्या किया? कुछ फोर्स लगाया, ये 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, ठीक है। तो 2 न्यूटन का फोर्स लगाने पे क्या हुआ? ये वाला डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस पे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। यहां से इस पाइवोटेड पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर पे मैंने ये 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस पे कुछ टर्निंग इफेक्ट आया, मतलब ये रोटेट करने लगा। लेकिन बच्चों अगर मैं इस बी, अब देखो ए पॉइंट पे तो मैं लगा चुका हूं, अब मैंने इस पे ए पॉइंट पे फोर्स लगाना बंद कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? बी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं। अब मैंने इतना ही 2 न्यूटन का फोर्स सेम इसी डायरेक्शन में, सेम इसी के पैरेलल इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का इस बी पॉइंट पे फोर्स लगाया। तो ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों? यहां पे टर्निंग इफेक्ट तो आया लेकिन कम टर्निंग इफेक्ट आया, क्योंकि यहां पे जो आर का वैल्यू होगा बच्चों वो क्या हो गया? छोटा हो गया। पहले आर का वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक था, तो आर का वैल्यू क्या था? बड़ा था। आर का वैल्यू क्या था? बड़ा था। अब यहां पे आर का वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो आर का वैल्यू अगर छोटा आ जाएगा तो टर्निंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं, अब देखो मान लो इन दोनों पॉइंट पे फोर्स मत लगाइए, अब इस सी पॉइंट पे फोर्स लगाइए, सेम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, उतना ही 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए। अब और कम टर्निंग इफेक्ट आएगा। अब क्या आएगा? और कम टर्निंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहां पे जो मोमेंट आर्म है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो इसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस आर को मोमेंट आर्म भी बोला जाता है। तो यहां पे जो मोमेंट आर्म की जो वैल्यू है वो छोटी हो गई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो टॉर्क होता है, जो टर्निंग इफेक्ट होता है, वो आर पे भी डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो एफ साइन थीटा पे भी डिपेंड करता हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फोर्स पे भी डिपेंड करता है। फोर्स अगर ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, फोर्स अगर कम होगा तो टर्निंग इफेक्ट कम होगा। और दूसरा बच्चों जो आपका ये टॉर्क होता है, टॉर्क जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करता है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मान लीजिए ये रॉड है, आप क्या कर रहे हो? इधर इस डायरेक्शन में अगर आप 2 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो आप इस रॉड को क्या कर रहे हो? इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, तो क्या ये रॉड रोटेट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी रोटेट। लेकिन वहीं पे अगर आपने इस रॉड पे 2 न्यूटन का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा दिया होता तो ये रॉड क्या करता? रोटेट करता। इस डायरेक्शन में क्या करता? रोटेट करता। लेकिन वहीं पे अगर आपने इस रॉड पे ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे अगर फोर्स लगाया होता है तो ये और ज्यादा रोटेट करता। तीनों ही केसेस में हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन जब हमने इधर फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये रोटेट नहीं किया, यहां पे टॉर्क क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इस डायरेक्शन में टॉर्क फोर्स लगाया तो इस फोर्स की वजह से यहां पे टर्निंग इफेक्ट आया, मतलब टॉर्क आया। और जब हमने 90 डिग्री, ये बच्चों ये क्या है आपका? ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती है। तो जब हमने 90 डिग्री के एंगल पे लगाया, जब हमने 90 डिग्री के एंगल पे ये फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से ये जो फोर्स है ये भी 2 न्यूटन का ही फोर्स है, लेकिन इस फोर्स की वजह से यहां पे जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। क्योंकि बच्चों ये जो थीटा है ना, यहां पे थीटा 90 डिग्री है, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ये जो आपका मोमेंट आर्म है और ये जो फोर्स वेक्टर है, इन दोनों में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आता है। यहां पे देखो मोमेंट आर्म ऐसा रहा होगा, तो यहां पे ये जो थीटा एंगल था बच्चों, ये जो थीटा एंगल था ये 90 डिग्री से कम था, 90 डिग्री से कम था, तो यहां पे भी टर्निंग इफेक्ट आएगा लेकिन कम टर्निंग इफेक्ट आएगा। यहां पे बच्चों देखो ये जो
मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन भी इधर है, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो फाइनली ये जो साइन 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फाइनली अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये जो टॉर्क होगा, जो टर्निंग इफेक्ट होगा, वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना? तो बच्चों ये जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले को कॉपी में नोट डाउन कीजिए। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा होता है। अब देखो एक और चीज बताता हूं आपको। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ये टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, आर क्रॉस एफ बताया था, ठीक है, आर क्रॉस एफ बताया था, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म है इसका। अब देखो इससे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो बच्चों, मैंने आपको सबसे पहली बात क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो पहले बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट देख लीजिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो लेक्चर है वो आपको मोशन इन ए प्लेन चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर मैंने बना रखा है, उसे देख लीजिएगा पहले। मान लो कोई दो वेक्टर है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिलता है। जैसे ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होने पे क्या हुआ, हमें एक नया वेक्टर मिला जिसे हम टॉर्क बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो ए क्रॉस बी होता है, ये जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिला, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। इस सी, ये जो नया वेक्टर मिला है उसका जो मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा है, और ये यूनिट वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन है। तो जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी को हम ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से बच्चों ध्यान से देखना, मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ये जो आर क्रॉस एफ है, जैसे ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा, ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पढ़ाया था। ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर होता है। तो उसी तरीके से आर क्रॉस एफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर मैं यहां पे मॉडुलस का साइन बना देता हूं, इस तरीके से मॉडुलस का साइन बना देता हूं, तो जैसे बच्चों कोई भी वेक्टर है, अगर मैं उसके सामने मॉडुलस लगाऊंगा तो इस ए के ऊपर जो वेक्टर है ये हट जाता है, वेक्टर का साइन हट जाता है। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, टॉर्क का हमें मैग्नीट्यूड, मतलब जस्ट हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है यहां पे, ठीक है। मॉडुलस लगने का मतलब हमें जस्ट यहां पे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो बच्चों टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पे देखो ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इस ये एन यूनिट वेक्टर यहां पे क्या कर रहा है। तो बच्चों ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये जो आपका टॉर्क वेक्टर है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो इसके होने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो। अगर इसके होने से कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो खुद 1 होती है। जो एन यूनिट वेक्टर होता है, मॉडुलस ऑफ एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, आर एफ साइन थीटा। यही तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में बताया था आपको, आर एफ साइन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे ये आर एफ साइन थीटा है ना, तो ये जो आर होता है इसे बोला जाता है मोमेंट आर्म, इसे बोला जाता है मोमेंट आर्म। और ये जो एफ साइन थीटा बच्चों, ये देखो एफ साइन थीटा ही है, इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर फोर्स। बच्चों जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना, इस मोमेंट आर्म के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, उस फोर्स की वजह से सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट बॉडी में आता है, सबसे ज्यादा टॉर्क वहां पे बनता है। अगर ये जो मोमेंट आर्म है, इस मोमेंट आर्म के 90 डिग्री के एंगल पे अगर आप कोई फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स की वजह से सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आता है। तो फाइनली ये क्या है, एफ साइन थीटा क्या है, आपका परपेंडिकुलर फोर्स है। तो हम ये जो टॉर्क है, टॉर्क को शॉर्ट में बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, आर एफ परपेंडिकुलर, ऐसे भी लिखा जाता है। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर भी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसे एक और तरीके से भी लिखा जाता है। देखो जैसे टॉर्क इज इक्वल टू क्या बच्चों, जैसे आर एफ साइन थीटा है ना, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एफ लिखा, आर को इसके बाद लिख दिया, एफ आर साइन थीटा भी लिख दिया, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एफ आर साइन थीटा, ठीक है। एफ आर साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। अब देखो इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक्चुअल में मैंने गलती कर दी ये बता करके। खैर डिस्कस कर, देखो बच्चों मुझसे कोई भी चीज मैं इनकम्प्लीट नहीं बताता, जो भी बुक्स में गिवन है मैं सब बताता हूं, ठीक है। कोई भी चीज छुपाता नहीं हूं। एक्चुअल में जनरली इस टॉपिक को छुपा दिया जाता है, लेकिन मैं इस टॉपिक को भी बताऊंगा आपको। एक्चुअल में इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को इस वाले टॉपिक से, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा इसे आपको। देखिए, चाहे आप आर एफ साइन थीटा करो चाहे एफ आर साइन थीटा करो, दोनों से ही आपको टॉर्क सेम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका जो फिगर होता है वो अलग बनता है। देखो बच्चों, ये एफ आर साइन थीटा का मतलब क्या, ध्यान से देखना। जैसे ये आपका रॉड है, ठीक है, आप क्या कर रहे थे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, एफ फोर्स आपने यहां पे देखो इस डायरेक्शन में लगाई थी इधर। अब देखो बच्चों यहां पे क्या है,
देखो यहाँ पे तो हमारे पास, यहाँ पे तो हमने एफ साइन थीटा लिया था, तो एफ साइन थीटा तो ये था, तो यहाँ पे तो हमारे पास एफ साइन थीटा नहीं है, हमारे पास यहाँ पे आर साइन थीटा है। क्या है? आर साइन थीटा। अब हमें यहाँ पे आर साइन थीटा बनाना है, तो देखो ये तो आपका रेडियस वेक्टर है, ये वाला तो आपका रेडियस वेक्टर है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? देखो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है आपका एफ आर, ये है ये एफ आर साइन थीटा है, ठीक है। अब देखो ये आर साइन थीटा कहाँ से आएगा? देखो कैसे आएगा, देखो बच्चों इसे जो है ना आप ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए, ऐसे ये जो फोर्स वेक्टर है ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए, यहां से ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए। लेट सपोज यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा था ना, तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा बच्चों? थीटा एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है? ये थीटा है, ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो ये ए बी एंड ये सी हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या है? आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका? यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू क्या है? आर है। तो ये अगर आर है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो बच्चों ये जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी? आर साइन थीटा हो जाएगी। अब देखिए यहां पे आगे क्या है, ये देखो ये जो आर साइन थीटा है ना, ये जो फोर्स वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ रहा है? एफ आर साइन थीटा। ये जो आर साइन थीटा है इस फोर्स के, ये जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना। तो फाइनली हम इस टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ आर परपेंडिकुलर, ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पे बताता हूं मैं इसे, जैसे ये हमने एफ आर साइन थीटा लिखा ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ आर परपेंडिकुलर भी होता है। अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया आपको, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू क्या था? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा था। ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही करना है, लेकिन ये फाइनली किसके इक्वल है? आर एफ परपेंडिकुलर के भी इक्वल है, और ये जो है एफ आर परपेंडिकुलर के इक्वल भी है। ये चीज मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिलहाल इस पर ज़्यादा दिमाग में लोड करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ज़्यादा दिमाग में जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसे जो है दिमाग में रखिए, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इसे दिमाग में रखिए, और टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इसे दिमाग में लेकर रखिए। ये मैंने एक्चुअल में इसलिए बताया कि बच्चों ये जो आर होता है, ये जो एफ परपेंडिकुलर है ना, देखो ये आर मोमेंट आर्म ये था, और एफ परपेंडिकुलर ये था, एफ साइन थीटा था ना, एफ साइन थीटा का मतलब एफ परपेंडिकुलर। तो ये जो मोमेंट आर्म है और ये जो फोर्स है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होने चाहिए। देन टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। देन टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है। चाहे आप उसे आर एफ साइन थीटा बोलिए, चाहे आप एफ आर साइन थीटा बोलिए, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देखिए इसका मतलब ये है, जैसे ये जो आर है ना, अगर आप ये वाला आर ले रहे हो तो आप फोर्स कौन सी लोगे? परपेंडिकुलर वाली फोर्स लोगे। ये एफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? एफ साइन थीटा है। और अगर आप ये वाला फोर्स ले रहे हो, देखो यहां पे तो आपने ये वाला फोर्स लिया, तो मोमेंट आर्म भी ये वाली लिया आपने, लेकिन अगर आप ये वाला फोर्स ले रहे हो, ये वाला फोर्स ले रहे हो, तो आप मोमेंट आर्म कौन सी लोगे? देखो अगर आप ये वाला फोर्स ले रहे हो तो मोमेंट आर्म आप कौन सी लोगे? यहां पीछे प्रोड्यूस करोगे, ऐसे परपेंडिकुलर वाली मोमेंट आर्म लोगे, ये आर साइन थीटा वाली मोमेंट आर्म लोगे, ठीक है। तो ये यहां पे ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो मैंने आपको बताया था यहां पे, ये जो एफ आर परपेंडिकुलर बताया था, ये क्या है? एफ आर साइन थीटा है। तो एफ तो आपकी ये है, और ये आर साइन थीटा क्या है? ये मोमेंट आर्म है, लेकिन ये परपेंडिकुलर मोमेंट आर्म है। यहां पे देखो जब हम ये वाली फोर्स, जब हम इस वाली मोमेंट आर्म को ले रहे थे तो फोर्स हमने कौन सी ली? ये वाली ली। तो अगर जो ले रहे हो ना, तो उसके सामने वाली जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर लेनी है। अब जैसे ये वाली फोर्स ली, तो इसके सामने ये जो मोमेंट आर्म है बच्चों, ये 90 डिग्री पे नहीं है। तो देन हमने क्या किया? देखो ये फोर्स के सामने ये जो मोमेंट आर्म थी, ये 90 डिग्री पे नहीं थी, तो देन हमने क्या किया? इसे पीछे प्रोड्यूस किया, यहाँ पे एक दूसरी मोमेंट आर्म बना दी। तो ये आर साइन थीटा क्या है? इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। लेकिन मैं कह रहा हूं देखो, इससे आप कंफ्यूज हो गए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप आर एफ साइन थीटा फॉर्मूला याद रखिए, बस इससे ही काम चल जाएगा, बाकी कुछ याद नहीं करना। अभी देखो न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत इजी लगेगा आपको। अब देखो बच्चों यहां पे कुछ की पॉइंट है, उन्हें पढ़ लेते हैं। यहां पे कह रहा है अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट आल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट का मतलब मैं टॉर्क की ही बात कर रहा हूं। तो बच्चों जो टॉर्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या है आपका? आर एफ साइन थीटा है। वो क्या है आपका? आर एफ साइन थीटा है। तो ये जो टॉर्क है किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो टॉर्क भी ज्यादा होगा, फोर्स की वैल्यू अगर कम होगी तो टॉर्क भी क्या होगा? कम होगा। डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करता है कि कोई बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है,
या पाइवोट हो रही है, तो आप किस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो। मान लीजिए आप अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आपने फोर्स लगाई है इस फोर्स की वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट आए ही आए। अगर आप ये जो फोर्स आपने लगाई है ना, ये वाली जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, देखो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो किसी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन अगर इस पाइवोट पॉइंट से पास करता है तो उस फोर्स की वजह से कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आता, इस रॉड में कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यहां पे जो थीटा एंगल है ना, वो थीटा एंगल भी जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ साइन 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे का जो रेडियस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हो। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए आपने ये 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था, अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते तो इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आता। अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते तो इसकी वजह से भी टर्निंग इफेक्ट आता, लेकिन इसकी वजह से ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आता। ठीक है, क्योंकि वो जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लग रहा है, इस मोमेंट आर्म के 90 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे नेक्स्ट कह रहा है अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट आर्म। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। ठीक है, ये जो डायरेक्शन, ये जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन ये है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होती है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसकी वजह से मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट आर्म। ठीक है, मतलब थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो फाइनली अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 90 के इक्वल हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों वो 1 ही तो होती है। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आर एफ साइन थीटा है। तो बच्चों थीटा, ये जो साइन की जो वैल्यू होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है ना तब साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, विच इज क्या होती है साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। बाकी जो साइन की वैल्यू होती है 1 से कम ही होती है। तो अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा, जैसे ये आर वेक्टर इधर है और ये मोमेंट आर्म की डायरेक्शन है ऐसे रेडियली आउटवर्ड, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो इनमें जो एंगल होता है बच्चों, हम ये आर से एफ की तरफ ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल लेते हैं, गलती से ये वाला एंगल मत ले लेना। बहुत से बच्चों में एक कंफ्यूजन होता है। बच्चों एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं जो मैं पीछे बताना भूल गया। मान लो बच्चों यहाँ पे आपने कुछ फोर्स लगाया, ध्यान से देखना इसे। ठीक है, और ये आपका मोमेंट आर्म है, ये वाला आपका मोमेंट आर्म है। ठीक है, तो मोमेंट आर्म तो की जो लेंथ है वो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन इस मोमेंट आर्म का एरो ये है ना, तो इसकी डायरेक्शन ये है, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूले में जो थीटा आ रखा है ना, ये आर एफ साइन थीटा जो आ रखा है, ये थीटा क्या होता है, ये थीटा जो होता है आर एंड एफ के बीच में एंगल होता है। तो आर तो ये हो गया, आर की डायरेक्शन ये है, एफ की डायरेक्शन ये है, तो ये जो छोटा वाला एंगल बनता है ना, इस वाले एंगल को लिया जाता है थीटा। ये वाला एंगल मत ले लेना, ये बड़ा वाला एंगल मत ले लेना, ये छोटा वाला एंगल लिया जाता है थीटा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका यहां पे कह रहा है अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज 0 व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट आर्म। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, देखो ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ये चीज भी मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूं आपको। ये आपका मोमेंट आर्म है, यहां से पाइवोट हो रखा है, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन ये है, तो मोमेंट आर्म की डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उसकी वजह से कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आता है। तो अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज 0 मतलब टॉर्क 0 होता है। कब होता है 0? व्हेन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है ना यहाँ पे, इसकी जो डायरेक्शन होती है इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट आर्म। तो ये आपका मोमेंट आर्म ये है, तो मोमेंट आर्म और ये फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन अगर पैरेलल हो जाती है तो इस फोर्स की वजह से कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आता है। अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट क्या होता है 0 होता है। अब दूसरा है बच्चों, कह रहा है अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज 0 इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पासेस थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट। वही चीज है, दोबारा वही बता देता हूं कि बच्चों ये जो फोर्स है, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका एक्शन ऐसा है ना, ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन अगर इस पाइवोट पॉइंट से पास कर रहा है तो इस फोर्स की वजह से कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आता, मतलब टॉर्क कितना होता है 0 होता है। समझ में आया इतना? नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पास्ड थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो बच्चों इसे दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी समझा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज 0 इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पास्ड थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो बच्चों इस पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है? देखो बच्चों यहां पे यह है, जैसे ये आपका क्या है, ये रॉड है और यहां पे ये पाइवोट हो रखा है। तो ये जो रॉड है, ये रॉड क्या है, जब हम इसे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पे रॉड क्या करेगा, इस प्लेन ऑफ पेपर पे क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है,
इसी प्लेन में रोटेट करेगा। तो ये जो इस प्लेन में रोटेट कर रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है, जो एक्सिस होता है इसका बच्चों, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा, जो कि इमेजिनरी होता है, ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो बच्चों यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पास्ड थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज जीरो। देन वही कह रहा है, वही जो मैं अभी बताया आपको कि मान लो आपने कोई फोर्स लगाई, ऐसे फोर्स लगाई, तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है बच्चों, अगर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर यहां से इसकी यहां से पास कर रहा है, तो इस फोर्स की वजह से भी कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, यहां पे कह रहा है अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म इज मैक्सिमम। बहुत ही सिंपल है, देखो बच्चों, जो अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट होता है, मतलब जो टॉर्क होता है किसी फोर्स की वजह से, अगर कोई टॉर्क क्रिएट हो रहा है तो इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म इज मैक्सिमम, व्हेन लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका 3 केस ले लेते हैं, ऐसे 3 केस ले लेते हैं, ठीक है। एक केस में हमने क्या किया, ये मान लो ये ए पॉइंट है, यहां पे हमने कोई फोर्स लगाया, ये मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर हमने यहां पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर यहां पे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। देखो बच्चों, तीनों ही केसेस में हम क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, और ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, पर अगर इधर इस पॉइंट में अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो यहां पे भी उसी डायरेक्शन में लगाना है, यहां पे भी इसी डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने परपेंडिकुलर लगाया, तो तीनों ही केसेस में मैंने परपेंडिकुलर फोर्स ले रखी है मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर। तो इसका मोमेंट आर्म ये हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये है, इसका मोमेंट आर्म ये हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड है, इसका मोमेंट आर्म ये हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखो, ये मोमेंट आर्म क्या है, ज्यादा है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, समझ में आ रहा है ना। ये थीटा क्या होगा, ये रेडियस वेक्टर, मतलब ये रेडियली आउटवर्ड होता है ये वेक्टर, और ये फोर्स यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, यहाँ पे मोमेंट आर्म इतना है, यहाँ पे मोमेंट आर्म और छोटा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे और छोटा है। तो इस वाली फोर्स की वजह से यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो कम आएगा, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे मोमेंट आर्म बड़ा है, लॉन्ग है, और यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट और ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे मोमेंट आर्म की जो लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यही तो लिख रहा है, अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म इज मैक्सिमम। तो मोमेंट आर्म पे भी टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो पाइवोटेड पॉइंट होता है बच्चों, ये जो पाइवोटेड पॉइंट होता है, इस पाइवोटेड पॉइंट से जितना ज्यादा दूर आप फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स की वजह से ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आता है, क्योंकि मोमेंट आर्म क्या हो जाता है, मोमेंट आर्म की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अब देखो बच्चों दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, इसी को हम आर एफ साइन थीटा भी लिखते हैं। तो ये जो आर होता है इसे मीटर में मीजर किया जाता है, फोर्स को न्यूटन में मीजर किया जाता है। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू जूल, इसे जूल भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला तो आर क्रॉस एफ है ही, बट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। बच्चों राइट हैंड थंब रूल आपको अप्लाई करना आना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से ही हम टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, क्योंकि टॉर्क क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स के पास डायरेक्शन है, मोमेंट आर्म के पास डायरेक्शन है, तो आपका टॉर्क के पास भी डायरेक्शन होता है। उसे जानने के लिए, उसे डिटरमाइन करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल भी लगता है, स्क्रू रूल सिंपल है, मैं यहां पे आपको राइट हैंड थंब रूल ही बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है इसे कैसे फाइंड किया जाता है। देखो बच्चों जैसे मान लीजिए ये आपका रॉड है, ठीक है, ये आपका रॉड है, यहां से पाइवोट हो रखा है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे है, परपेंडिकुलर है, ऐसे ऊपर की तरफ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये फोर्स लगाया, ये एफ फोर्स यहाँ पे लगाया, और ये आपका मोमेंट आर्म है, तो मोमेंट आर्म ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है, तो ये आर वेक्टर है, ठीक है आपका, और ये एफ वेक्टर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो जब भी आपको टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, सबसे पहली बात बच्चों ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है ये आर क्रॉस एफ होता है, इसे गलती से भी एफ क्रॉस आर मत लिख देना, आर क्रॉस एफ ही लिखना है, ठीक है, इसका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये मैंने आर क्रॉस एफ लिखा है, तो अगर आपको टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको राइट हैंड थंब रूल लेना है, ये राइट हैंड थंब रूल है आपका, राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। आपको आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ जो है अपनी राइट हैंड की जो ये फिंगर है इन्हें कर्ल करना है, ऐसे कर्ल करना है, अपना राइट हैंड लेना है
और ये आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर ये है, तो ये आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर ये है, तो आर से एफ की तरफ इस डायरेक्शन में, आर से एफ की तरफ आपको क्या करना है, अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करना है। अब मैंने आर से एफ की तरफ ऐसे कर्ल कर रहा हूं, तो मेरा थंब किधर जा रहा है बच्चों, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे आउटवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो यही क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन है, यही क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन है। तो देखो बच्चों यहां पे जो टॉर्क की डायरेक्शन है, ये टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या था, ऐसे ऊपर की तरफ था। तो बच्चों जब टॉर्क की डायरेक्शन और जब ये टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी जो थंब पॉइंट कर रहा है, यही आपकी टॉर्क की डायरेक्शन है, और एक्सिस ऑफ डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, समझ रहे हो ऐसे। तो ये जब टॉर्क और एक्सिस ऑफ रोटेशन जब आपस में पैरेलल होते हैं ना, तो टर्निंग इफेक्ट आता है, समझ रहे हो। टर्निंग इफेक्ट कब होता है, जब ये टॉर्क की डायरेक्शन और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये आपस में पैरेलल होते हैं, तो टर्निंग इफेक्ट आता है। तो यहां पे देखो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या आई, ये ऐसे आउटवर्ड आई, इस वाले केस में क्या आई, आउटवर्ड आई। देखो इफ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज आउटवर्ड, ये मैंने कैसे में पता किया, राइट हैंड थंब रूल से पता किया, आउटवर्ड, देन द टर्निंग इफेक्ट इज एंटी क्लॉकवाइज। टर्निंग इफेक्ट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, देखो बच्चों, अगर देखो बच्चों इस रॉड में अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, तो इस फोर्स की वजह से ये रॉड जो है कैसे कैसे करेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो रोटेट करेगी, ऐसे तो रोटेट करेगी। तो इसमें जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टॉर्क की वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क बन रहा है, यहाँ पे टॉर्क एक्ट कर रहा है, फोर्स की वजह से टॉर्क एक्शन में आया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट आया। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, तो टर्निंग इफेक्ट जो आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो टॉर्क क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है। टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर बच्चों इफ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आउटवर्ड है, देखो मैंने आर क्रॉस एफ किया तो ऐसे आउटवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो टर्निंग इफेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये जो आपका टॉर्क था बच्चों, टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अरे अगर बच्चों टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, देन क्या होता है, वैल्यू ऑफ टॉर्क इज पॉजिटिव। जो टॉर्क की जो वैल्यू होती है बच्चों, उसे पॉजिटिव लिया जाता है, बस ठीक है। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आप जब उस टॉर्क को कैलकुलेट करोगे उस टॉर्क को जब आप आर एफ साइन थीटा से कैलकुलेट करोगे, तो जो भी आपको वैल्यू आएगी उस वैल्यू के सामने आपको पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब देखो बच्चों क्लॉकवाइज टॉर्क भी होता है। क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे होगा, देखो बताता हूं। इफ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनवर्ड, देन द टर्निंग इफेक्ट इज क्लॉकवाइज एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज टेकन नेगेटिव। अब देखो कैसे होगा, मान लो ये आपका रॉड है, यहां से पाइवोट हो रखा है, ठीक है, यहां से क्या हो रखा है, ये पाइवोट हो रखा है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये आपका क्या है, मोमेंट आर्म है। तो मोमेंट आर्म तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है, लेकिन मोमेंट आर्म यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो ये आर वेक्टर है आपका, ये आपका फोर्स वेक्टर है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अगर टॉर्क का डायरेक्शन अगर आपको पता करना है, मतलब ये जो टर्निंग इफेक्ट है, ये जो टॉर्क है, इसका डायरेक्शन अगर आपको पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। तो राइट हैंड थंब रूल के केस में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या कहा, देखो आर यहां पहले आ रहा है, एफ बाद में आता है ना। तो आर देखो इस वाले केस में हमने आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल किया था, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आर से एफ की तरफ इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस बार मुझे आर इधर है, एफ कहां है, इस तरफ है, तो मैं आर से एफ की तरफ जब फिंगर को कर्ल करूंगा तो मेरा थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। देखो इस वाले केस में तो ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंट कर रहा था। अब बच्चों अगर मुझे इस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है, तो मेरा थंब अब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऐसे देखो आर से एफ की तरफ मैं फिंगर को क्या कर रहा हूं, कर्ल कर रहा हूं, तो थंब मेरा क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ, देखो टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड आई, मेरा थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा था, इनवर्ड पॉइंट कर रहा था, देन टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। देखो बच्चों इस फोर्स की वजह से इस पे जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो ऐसा वाला टर्निंग इफेक्ट आएगा, ऐसे क्लॉकवाइज ये क्या करेगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट है, इसका मतलब यह है जो टॉर्क होगा बच्चों वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। इतना समझ में आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। और क्लॉकवाइज जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए बच्चों। क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब उसकी वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज अगर टर्निंग इफेक्ट है तो आपको टॉर्क की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, वो आउटवर्ड होगा, और ये वाला क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। इस टॉपिक इसे जो है ना, ये जो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये इनवर्ड आउटवर्ड, थोड़ा इसे ना आपको लर्न करना पड़ रहा होगा, तो थोड़ा मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको ये लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। देखो क्या चीज़ होता है, देखो ये टूल जनरली सभी के घरों में होता है, ये वाला, इसे चाबी बोलते हैं, जिससे हम नट खोलने का काम करते हैं, ठीक है। नट को अगर टाइट करना है या लूज करना है तो हम ये इस प्रकार का एक ये टूल होता है, इसकी हेल्प से हम
कोई भी नट को कस सकते हैं, टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या है कि मान लो यहां पे आपका ये नट है, ठीक है, यहां पे एक नट है। अब इस नट को आपको क्या करना है, लूज करना है। अब लूज करने के लिए आप क्या करोगे, इतनी तो नॉलेज आपको होगी ना। अगर आपको इस नट को लूज करना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले इस पे लॉक करना पड़ेगा ना, इस पे फिट करना पड़ेगा, इसे ये लॉक हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां इस पे टर्निंग इफेक्ट लाना पड़ेगा, मतलब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर आपको इस नट को लूज करना है तो इसे आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। क्यों घुमाना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे बच्चों ये ऊपर की तरफ मोशन करने लग जाता है, लूज होने लग जाता है, समझ रहे हो। अगर इस नट को आपको लूज करना है तो आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना तो ऊपर की तरफ मोशन करेगा। देखो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये आउटवर्ड मोशन करेगा। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ मोशन करेगा तो ये लूज होने लग जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये जो हैंडल है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट आएगा। और ये जो आपकी ये जो चाबी है, इसने यहां पे ये जो आपका बच्चों ये क्या है, आपका नट है, इस नट को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, मतलब इसे होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। अब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये जो आपका नट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये नट अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये लूज होने लग जाता है, ये ऊपर की तरफ मोशन करने लग जाता है, मतलब आउटवर्ड बाहर की तरफ आने लग जाता है। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो मान लो बच्चों, अगर जैसे ये कोई नट है, अब इस नट को अगर आपको क्या करना है, इस नट को आपको क्या करना है, टाइट करना है बच्चों। अगर टाइट करना है तो आपको किधर करना पड़ेगा, इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इधर जब फोर्स लगाओगे तो ये जो हैंडल है, ये हैंडल क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट करेगा ना। तो ये जो यहां नट, जो यहां इस ये जो नट है, ये नट भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये नट अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये नट जो है इनवर्ड, अंदर की तरफ मूवमेंट होगी, इसकी क्या होगी, इनवर्ड मूवमेंट होगी। तो इनवर्ड मूवमेंट होने का मतलब ये टाइट होने लग जाएगा। तो बच्चों यहां पे देखो, टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होने से क्या होता है, अगर टॉर्क की डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होने से टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होता है। टॉर्क क्या होता है, इनवर्ड होता है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहां पे क्या कह रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखना बच्चों। ये डोर है आपका, ठीक है, ये डोर क्या हो रखा है, यहां से पाइवोट हो रखा है, ठीक है, फिक्स हो रखा है, मतलब यहां से, और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये क्या है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन देन टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। जो टॉर्क है बच्चों, टॉर्क का डायरेक्शन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है तो देन क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल सही बात है। और इफ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर आ रही है, देन नो टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। यहां देन बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर होगा, अगर टॉर्क की डायरेक्शन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा तो कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। इवन बेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है समटाइम्स। तो अगर ज्यादा ही फोर्स लगाओगे तो उसकी वजह से बेंडिंग इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो सबसे पहले इस वाले एग्जांपल को समझते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो बच्चों, जैसे ये आपका डोर है बच्चों। अब देखो इस डोर को मतलब आपको क्या करना है, इसे रोटेट कराना है। डोर क्या होता है आपका, रोटेट ही तो करता है, एक प्रकार का रोटेशन ही तो करता है। आप क्या करते हो, डोर पे हल्का सा एक फोर्स लगाते हो और वो इजीली क्या होने लगा था, रोटेट होने लगा था। लेकिन बच्चों शर्त ये होती है कि ये जो पाइवोट पॉइंट होता है ना, इसका ये जो पाइवोटेड पॉइंट है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना ज्यादा दूर आप फोर्स लगाते हो उतना इजीली ये डोर क्या होता है, ओपन होता है। मतलब इसमें मूवमेंट आता है, इसमें रोटेशन आता है। मान लो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लो ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, सपोज 1 मीटर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर आप यहां पे इस वाले पॉइंट पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1 मीटर की डिस्टेंस पे मान लो ऐसे इनवर्ड, आपने इनवर्ड अंदर की तरफ, तो ये अंदर की ही तरफ खुलेगा। जब मैं अंदर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो अंदर की ही तरफ खुलेगा। अंदर की तरफ अगर आपने इस पे फोर्स लगाया, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस पे क्या आएगा, रोटेशन आएगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप इस फोर्स को यहां पे लगाते हो
तो कम रोटेशन आएगा, यहां पे लगाते हो तो और कम रोटेशन आएगा, यहां पे लगाओगे तो और कम रोटेशन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है, अगर आप ये चाह रहे हो कि फोर्स लगाने से ये इजीली रोटेट करने लगे, तो आपको क्या करना है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दूर क्या करना है, फोर्स लगाना है। देन यहाँ पे जो रोटेशन आता है वो इजीली मतलब ये रोटेट करने लग जाता है, ओके। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, देखो बच्चों, इफ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन देन टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। देखो इसका मतलब क्या है, लेट सपोज मैंने क्या किया, इस पे ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, मान लो यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल लगा हुआ है, अब मैं इस हैंडल को क्या कर रहा हूँ, इस तरफ खींच रहा हूँ, अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ऐसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ बच्चे, ऐसे इस तरफ खींच रहा हूँ, तो ये जो डोर होगा, ये डोर ऐसे खुलने लग जाएगा, ऐसे ऐसे खुलने लग जाएगा ना। जब मैं इसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे ऊपर की तरफ खींचने लग जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर है, जो मोमेंट आर्म है, उसकी डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड है, ऐसे बाहर की तरफ है। ये मोमेंट आर्म है, ये मोमेंट आर्म की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। ये आर वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। और फोर्स वेक्टर ये है बच्चों, ध्यान से देखना इसे, देखो फोर्स वेक्टर ये है आपका, फोर्स वेक्टर ये है आपका। अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ध्यान से देखिए इसे, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। आपको क्या करना है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आर क्रॉस एफ बताया था। अगर आपको टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ करना पड़ेगा। आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर को कल करना है, तो फोर्स आपने ऐसे ऊपर की तरफ लगाया, हैंडल को ऐसे खींच रहे हो आप, तो आपको आर से एफ की तरफ, आर ये है, एफ ऊपर है, ऐसे है, तो आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर को जब कर्ल करोगे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आप कर रहे हो, देखो आर से एफ ऐसे ऊपर लग रहा है, आर से एफ की तरफ फिंगर को कर्ल कर रहे हो, तो आपका थंब किधर जा रहा है, देखो ये देखो आपका थंब किधर है, ऐसे इस डायरेक्शन में आपका थंब किधर है बच्चों, ऐसे इस डायरेक्शन में आपका थंब इस डायरेक्शन में। तो ये आपकी टॉर्क की डायरेक्शन है। तो देखो टॉर्क की डायरेक्शन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ऐसा होने पे क्या होगा, यहां पे टर्निंग इफेक्ट दिखाई देगा। देखो लिखा है ना, इफ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे देखो ये टॉर्क की जो डायरेक्शन थी वो किसके पैरेलल है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। तो देन टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। यहां ये जो डोर है बच्चों, ये क्या करेगा, टर्न होगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन दूसरा केस क्या लिखा है, देखो यहां पे, इफ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन देन नो टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। अब देखो ये क्या चीज है, देखो यहां पे ऐसा भी होता है समटाइम्स। अब जरूरी थोड़ा है बच्चों कि आप डोर पे फोर्स लगा रहे हो और डोर में टर्निंग इफेक्ट हमेशा ही आएगा। अगर आप गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग जाओगे तो उस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं आता, समटाइम्स बैंडिंग इफेक्ट भी आ जाता है। आप बहुत ज्यादा फोर्स अगर डोर में गलत डायरेक्शन में लगा दो तो उसमें बैंडिंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये डोर है बच्चों, अब मैंने क्या किया, डोर में अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे ऐसे इधर की तरफ इसे खींच रहा हूं, इधर खींच रहा हूं बच्चों। यहां से ये पाइवोट हो रखा है, ध्यान से देखना इसे, यहां से ये पाइवोट हो रखा है, अब मैं इस डायरेक्शन में इसे खींच रहा हूं। और इसका जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर ये है, ठीक है, ये रेडियस वेक्टर मतलब ये इसका मोमेंट आर्म है। तो मोमेंट आर्म ये मैंने रेडियली आउटवर्ड इसे प्रोड्यूस कर दिया है, ऐसे बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इस डोर को ऐसे खींच रहे हैं, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, हम इसे ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहे थे, तो ये इधर मूव करने लगा ना, ये मूव जब करने लगा तो मेरा जो वो आ रहा था, ये जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आ रहा था वो पैरेलल आ रहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क परपेंडिकुलर आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इसका मतलब होता है नो टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। अब खुद ही इमेजिन कीजिए, अगर आप इस दरवाजे को, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस तरफ मतलब पैरेलल अगर इस डायरेक्शन में खींचने लग जाओगे, इधर को खींचोगे, तो ये क्या, ये डोर रोटेट करेगा? कभी भी नहीं करेगा रोटेट, कभी नहीं करेगा रोटेट। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल लगाने से क्या हो रहा है, देखो फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो ये आर वेक्टर है आपका, ये आपका फोर्स वेक्टर है। तो देखो आर ये है, एफ, आर से एफ की तरफ फिंगर को कल कीजिए, तो ये थंब किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। थंब ये किसकी डायरेक्शन है बच्चों, टॉर्क की डायरेक्शन है, तो टॉर्क की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ हो गई। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और टॉर्क में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन देन नो टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है अगर बच्चों ये टॉर्क की डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मान लो बच्चों ये एक डिस्क है, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक सर्कुलर डिस्क है और ये डिस्क क्या है, मतलब ये जो है इस प्लेन में रोटेट करती है, ठीक है। इधर भी रोटेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किधर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। पर ये इसी प्लेन में क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे है,
ये है ऐसे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इस प्लेन में रोटेट कर रही है, ऐसे इस प्लेन में रोटेट कर रही है, तो जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हमेशा याद रखना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये आपका उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखो लेट सपोज हमने क्या किया बच्चों, यहां पे एक फोर्स लगाया, ये फोर्स मान लीजिए एफ न्यूटन, 5 न्यूटन, एफ न्यूटन बोल रहा हूं मैं, 5 न्यूटन है, और एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया। ये जो फोर्स है बच्चों ये आपका 2 न्यूटन का फोर्स है। यहां पे हमसे पूछ रहा है फाइंड दी नेट टॉर्क। हमें ये बताना है बच्चों इस पे, ये जो डिस्क है इस डिस्क पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना है। अब देखो बच्चों कैसे पता करेंगे, देखो ये जो फोर्स लग रही है इस फोर्स की वजह से क्या करेगा, ये डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा, इस पर कुछ ना कुछ टॉर्क, इस पर कुछ ना कुछ टॉर्क एक्शन में आएगा ना, इस वाली फोर्स की वजह से भी इसमें कुछ ना कुछ टॉर्क एक्शन में आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें नेट टॉर्क बताना है कि फाइनली ये किधर मूव करेगा। देखो बच्चों अगर मैं ये वाली फोर्स लगाऊंगा तो इस वाली फोर्स की वजह से ये क्या होगा, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, और इस वाली फोर्स की वजह से ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। तो फाइनली ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो फाइनली या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो वही हमें नेट टॉर्क बताना है कि ये फाइनली किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यही हमें बताना है। तो बच्चों नेट टॉर्क जब भी हम फाइंड करते हैं, यहां पे देखो ये दो फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से भी कुछ टॉर्क बन रहा होगा, इस फोर्स की वजह से भी कुछ टॉर्क बन रहा होगा। तो हमें जो नेट टॉर्क फाइंड करना है, नेट टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, नेट टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, नेट टॉर्क इज इक्वल टू ये टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। ठीक है, टॉर्क 1 मतलब इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बना होगा उसे हमने टॉर्क 1 बोल दिया, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बना होगा उसे हमने टॉर्क 2 बोल दिया। तो सबसे पहले बच्चों इस टॉर्क को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं टॉर्क 1 फाइंड कर रहा हूं, इस ड्यू टू दिस फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क 1 जो है ड्यू टू फोर्स F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, इसकी वजह से जो टॉर्क बना होगा वो कितना बना होगा। तो बच्चों टॉर्क का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, RF sin थीटा बताया था। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, RF sin थीटा। मैंने इसी फॉर्मूले को याद करने के लिए कहा था आपको कि इस फॉर्मूले को याद कीजिए। ठीक है, RF sin थीटा। अब देखो यहां पे ये सेंटर है, तो ये आपका क्या हो गया, मोमेंट आर्म है, ये क्या है आपका मोमेंट आर्म है R। तो चलो इसकी जो वैल्यू है ये 1 मीटर है। ठीक है, R जो दे रखा है बच्चों, R जो दे रखा है ये 1 मीटर दे रखा है, फोर्स जो दे रखा है आपका ये R 1 मीटर है, फोर्स जो दे रखा है आपका 5 न्यूटन दे रखा है। हम इस फोर्स का टॉर्क निकाल रहे हैं कि इस फोर्स की वजह से ये जो डिस्क है इस डिस्क में कितना टॉर्क एक्शन में आ रहा है, मतलब कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है इस पे। तो टॉर्क ड्यू टू F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये फोर्स जो है 5 न्यूटन है, इज इक्वल टू हो जाएगा RF sin थीटा। अब ये जो थीटा है, थीटा क्या है, R वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर में जो एंगल बन रहा है, तो R वेक्टर यहां से ऐसे रेडियली आउटवर्ड इसे प्रोड्यूस कीजिए, तो R वेक्टर की डायरेक्शन ये है, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इनमें जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, RF sin 90 डिग्री हो जाएगा। तो sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो R इंटू एफ हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, F कितना दे रखा बच्चों, 5 दे रखा, तो ये फाइनली कितना हो गया, 5 न्यूटन मीटर हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से आप खुद बताइए, इस फोर्स की वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। देखो फोर्स इधर लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से ये फोर्स क्या करेगा, इसे ऐसे इधर को क्या कराएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। तो बच्चों ये जो टर्निंग इफेक्ट आया है, ये जो 5 न्यूटन मीटर ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है आपका टॉर्क है, इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है इतना। और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ना बच्चों, जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसकी वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, उसे हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। यहां पे पीछे भी बताया होगा मैंने आपको, ये देखो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा बच्चों, देखो ये क्लॉकवाइज टॉर्क अगर होगा तो उसे आपको क्या लेना है, उसकी वैल्यू को नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो यहां पे हम टॉर्क की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, देखो अगर मैं R क्रॉस F करता हूं, R की डायरेक्शन ये, F की डायरेक्शन ये, तो R से F की तरफ आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल, ये R से F की तरफ करूंगा तो मेरा थंब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। क्लॉकवाइज तो है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, और टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जो टॉर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो ये वाला टॉर्क भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो टॉर्क है, टॉर्क 2, ये वाला टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू 2 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला अगेन RF sin थीटा होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये मोमेंट आर्म ये है आपका। ठीक है, मोमेंट आर्म की वैल्यू तो 1 मीटर ही होगी जो इसका रेडियस होगा। तो मोमेंट आर्म की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे अगेन क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये फोर्स है, ये आपका मोमेंट आर्म की डायरेक्शन है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, RF sin 90 डिग्री, तो ये R इंटू एफ हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 1 मीटर है,
तो यहाँ 1 आएगा, इंटू फोर्स कितना है 2 न्यूटन है, तो ये 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो इस फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स है इस फोर्स की वजह से ये जो डिस्क है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कैसे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट इसमें आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है तो उस टॉर्क को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों क्या होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। देखो कैसे, देखो आर ये है, एफ ये है, तो ऐसे आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल कीजिए, ऐसे आर से एफ की तरफ। आर ये है, एफ नीचे को, तो आर से एफ की तरफ फिंगर को कर्ल कीजिए तो थंब की तरह आ रहा है ऊपर की तरफ, आउटवर्ड आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें नेट टॉर्क फाइंड करना है, तो नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 कितना आया था बच्चों, ये -5 आया था, प्लस ये कितना है 2 है, तो फाइनली कितना आ गया, -3 आ गया। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, जो नेट टॉर्क है वो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव टॉर्क का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज ही होता है, यानी कि ये जो डिस्क है ये क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी। इस पे जो नेट टॉर्क है वो 3 का लग रहा है नेट टॉर्क, लेकिन वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, यहाँ पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये इसका मोमेंट आर्म है, तो मोमेंट आर्म आर इज इक्वल टू कितना दे रखा, 2 मीटर दे रखा, तो मोमेंट आर्म की डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होती है, तो ये थीटा कितना दे रखा, 30 डिग्री दे रखा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर एफ साइन थीटा होता है। आर का वैल्यू कितना दे रखा, 2 दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ये थीटा एंगल आर एंड एफ में, ये आर वेक्टर ये है रेडियली आउटवर्ड, ये एफ ये है, तो इनमें एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली 2 इंटू 10 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कहते हैं 1/2 होती है, तो ये कितना आ गया 10 आ गया, क्या 10 क्या आ गया, टॉर्क आ गया न्यूटन मीटर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अभी क्वेश्चन आगे आएंगे जब आप एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, नेट टॉर्क, अभी बहुत कुछ इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क के बारे में भी पढ़ोगे। अब देखो जैसे यहां पे आपका है ये रॉड है बच्चों, अब आप क्या करो, देखो यहां पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था। अब अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हो, ये 10 न्यूटन का फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया और आपने इस वाले पॉइंट में लगाया, तो ये मोमेंट आर्म ये है आपकी, तो मोमेंट आर्म कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे भी 2 मीटर थी, यहाँ पे भी 2 मीटर थी। अब खुद बताइए कि इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा, अगर आप इस रॉड को इधर खींच रहे हो तो क्या ये रोटेट करेगी, नहीं करेगी रोटेट। तो देखो फॉर्मूले से भी प्रूफ हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर की वैल्यू कितनी है 2 है, फोर्स कितना है आपका 10 है, और यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 ही होती है, तो ये फाइनली टॉर्क कितना आ गया 0 आ गया, नो टर्निंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। फोर्स बच्चों ये दे रखा है आपको, फोर्स इज इक्वल टू दे रखा है 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। अबाउट द ऑरिजिन हमें टॉर्क फाइंड करना है, इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क बन रहा है अबाउट द ऑरिजिन, ठीक है। ये ऑरिजिन मतलब ये पाइवोटेड पॉइंट है, ठीक है, इस ऑरिजिन पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है। द फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर, मोमेंट आर्म दे रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर है ये i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है फोर्स की और पोजीशन वेक्टर की, तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे आर क्रॉस एफ, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, यहाँ पे इसका कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, देन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन बनाना है, ये आई लिखना है, यहाँ पे जे लिखना है, यहाँ पे के लिखना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो आर लिखा है, बाद में एफ लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आर की वैल्यू लिखेंगे। तो आर की वैल्यू बच्चों यहाँ आई कैप के सामने क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जे कैप के सामने क्या है -1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा। के कैप के सामने 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। पहले हम आर की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे देखो एफ बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। एफ की ये 7 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये -5 हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है बच्चों, ऐसे आई कैप बनाना है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाइए, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बनाइए, फिर माइनस जे कैप आएगा, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाइए, फिर प्लस के कैप आएगा और ऐसे ब्रैकेट बनाइए, ठीक है। ये रूल्स तो याद ही होगा आपको। अब देखो ऐसे आई कैप बनाया, तो आई कैप बनाया, अब देखो इसे छुपा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5 आएगा यहाँ पे,
5 वन जा 5 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 वन जा 3, लेकिन -3 आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नेगेटिव पुट करना है, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखो ये जे, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये जे कैप ऐसे छुपा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -5, फिर यहाँ पे माइनस पुट कीजिए, 7 वन जा 7, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये के कैप की नीचे जो वैल्यू ने छुपा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3, और यहाँ पे माइनस आएगा, फिर 7 वन जा 7, नेगेटिव -1 है तो ये -7 अगेन आएगा। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 5 - 3 कितना होता है, ये 2 × i 2i हो जाएगा। -5 - 7 कितना होता है, -12, तो -12 × -j कितना हो जाएगा, 12j हो जाएगा। और ये 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10, तो ये कितना आ गया आपका 10k हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यही आपका टॉर्क है, यही आपका क्या है, टॉर्क है। टॉर्क का कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके।